नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। एमपी पॉलिटी स्पेशल में आज हमारा टॉपिक है एसटी एससी एक्ट 1989, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इंग्लिश में आप इसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 कह सकते हैं। अब कहने के लिए तो एमपी पॉलिटी स्पेशल में ये सिलेबस में सीधा सीधा दिया गया है। पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी था लेकिन उसे फिर हटा दिया गया। लेकिन अब जो भी एमपीपीएससी अन्य एग्जाम लेता है वहां पर साफ साफ एमपी पॉलिटी में लिखा गया है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। आप नेशनल लेवल की या किसी अन्य स्टेट की कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे लॉ से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके सिलेबस में एसटी एससी एक्ट 1989 है तो ये क्लास आपके लिए पूर्ण रूप से उपयोगी रहने वाली है। तो एसटी एससी एक्ट 1989 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस बात को आप स्किप मत कीजिएगा वरना आगे आपको परेशानी उत्पन्न होगी। देखिए, कहने के लिए एक्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है और बड़ा होने के साथ साथ ये कठिन भी है। लेकिन हमारा काम ही ये है कि आपको कठिन सब्जेक्ट या कठिन टॉपिक को बहुत ही आसान पूर्वक कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ समझाया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। इसीलिए हम इस एसटी एससी एक्ट को 2 लेक्चर में बांट रहे हैं। इस 2 लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो जैसे एक लेक्चर ये जिसकी हम लेक्चर ले रहे हैं, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एसटी एससी एक्ट को पूर्ण रूप से समझेंगे। जो भी महत्वपूर्ण धारा है, अब हर धारा तो आपको याद करना नहीं है, समझना नहीं है, लेकिन 90% तो आपको समझना है। तो इस लेक्चर में एसटी एससी एक्ट को पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी के साथ मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा। और एक और लेक्चर जो रहने वाला है, इस लेक्चर में मैं आपको सभी धाराएं, जितनी भी धाराएं इसमें हैं, उन सभी को कोरिलेशंस के माध्यम से रटवा दूंगा। इसीलिए कभी भी कोई एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसको हमको 2 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग तो वो होता है जिसमें उसका पूरा का पूरा समझने वाला भाग हो, जिससे समझने वाला कोई प्रश्न आए तो वो आपका छूटे नहीं। और एक होता है जिसमें आपको पूरी धाराएं रटी होनी चाहिए कि कहां पर आप कौन सी धारा में क्या दिया गया है। तो इन सभी का मिश्रण 2 लेक्चर में आपको संपूर्ण रूप से मिल जाएगा। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको, अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो कोरिलेशन वाला दिख जाएगा, अगर कोरिलेशन वाला देख रहे हैं तो आई बटन में ये वाले लेक्चर की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऐसे एमपी पॉलिटी स्पेशल की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर है, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप हमारे सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर ऐड हो जाइए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। यहाँ पर फायदे आपको अनेक होने वाले हैं, नुकसान आपको कोई भी नहीं है। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए भैया, ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं एसटी एससी एक्ट 1989 की। देखिए, आपको मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूं, मतलब हिंदी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन इंग्लिश वर्ड्स, कठिन शब्द जो है उनको ऑथेंटिक रूप से इंग्लिश में भी दे रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ आपको अलग से मिलने ही वाली है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आप जब इस क्लास में हैं तो आप जो पीडीएफ में दूंगा उसका वेट मत कीजिए, क्योंकि वहां पर पूर्ण रूप से दिया गया है लेकिन आसान भाषा में दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो भी आपके लिए जरूरी रहेगा। लेकिन अगर आप क्लास में है तो आपको एक कॉपी बनाना है एमपी पॉलिटी की, और उसमें अलग अलग टॉपिक तो आप लिख ही रहे हो सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन इसके भी आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि क्लास में मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि कहां से प्रश्न आने वाले हैं, कैसे प्रश्न आने वाले हैं, कौन सा जरूरी नहीं है, कौन सी धारा महत्वपूर्ण है, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो आपके लिए बहुत ही शॉर्ट लेकिन एकदम ऑथेंटिक काम हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए भैया, जय श्री महाकाल। बात करते हैं हम एसटी एससी एक्ट 1989 की। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि ये पारित कब हुआ था। ठीक है, मतलब पास कब हुआ था। फिर हम देखते हैं इसमें कि ये लागू कब हुआ था, मतलब इनेक्ट कब हुआ था, एनफोर्समेंट में कब आया, इसमें कितने अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं, मतलब पार्ट्स कितने हैं और सेक्शंस कितने हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसमें शेड्यूल्स कितनी हैं, अनुसूचियां कितनी हैं। तो ये मैं आपको अलग एक लेक्चर में कोरिलेशन से समझाऊंगा ही सही। देखिए, 1989 है तो 1989 में तो ये पारित हुआ था, बस 1 साल आपको बढ़ाना है 1990 में। ठीक है,
है। अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका, अभी मैं थोड़ा थोड़ा आपको तरीके बताते जाऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे कि वो लेक्चर कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपसे नींद में भी कोई पूछ लेगा कि इस धारा में क्या है, आप बता देंगे, ठीक है। तो देखिए एसटी एससी से रिलेटेड है, तो आप ऐसे याद रखना 11 एसटी एससी को सताया गया। कितने? 11 एसटी एससी लोगों को सताया गया। कितने के द्वारा? 30 जन के द्वारा। यहां पर जन को हम बोलते हैं ना आम भाषा में, जन मतलब लोग। तो 11 एसटी एससी को सताया गया, या 11 एसटी को सताया गया कितने के द्वारा? 30 जनों के द्वारा। इसीलिए उन पर 5 साल प्लस 23 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये खत्म हो गया। तो 11 सितंबर 1989 को एसटी एससी एक्ट पारित हुआ। 30 जनवरी 1990 को ये लागू हुआ। इसमें 5 अध्याय और 23 धाराएं हैं। अनुसूचियां कितनी है? तो 2 अनुसूचियां हैं। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है। तो इसी प्रकार से मैं आपको आगे नए लेक्चर में पूरा का पूरा धाराएं, अनुच्छेद, सब चीजें समझाने वाला हूं। तो याद रखिएगा, पारित हुआ है 1989 11 सितंबर, लागू 1990 30 जनवरी, अध्याय 5, धाराएं 23। अब सब धाराएं हमको नहीं देखना है, लेकिन 90% तो देखना ही देखना है। तो 11 एसटी एससी को सताया गया 30 जनों के द्वारा, इसलिए उनका 5 साल और 23 रुपए का जुर्माना लगाया गया। चलिए भैया बात करते हैं इस एसटी एससी एक्ट का उद्देश्य क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां से आपको प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिल सकता है ना, अवश्य रूप से। इसलिए नोट्स को उस प्रकार से बनाना। अब हम बात करें तो केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए है। तो यहां पर इसके उद्देश्य ये है कि एसटी एससी पर होने वाले जो अत्याचार है ना, उनके अपराध, ध्यान रखिएगा, एसटी एससी पर होने वाले अत्याचार के अपराध से संबंधित यह अधिनियम बनाया गया है। और इन अपराध के शीघ्र विचारण के लिए, शीघ्र विचारण का मतलब क्या होता है? ट्रायल हम बोल सकते हैं। ट्रायल के लिए विशिष्ट विशेष न्यायालय, विशिष्ट विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ क्या बोला गया है कि ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास, रिलीफ एवं रिहेबिलिटेशन से संबंधित विषयों के लिए अधिनियम बनाया गया है। तो कुल मिला के रिपीट करता हूं मैं, एसटी एससी से संबंधित सदस्य मतलब जो भी व्यक्ति एसटी एससी का है, अनुसूचित जाति जनजाति का है, ऐसे व्यक्ति पर होने वाले अत्याचारों के अपराध के संबंध में यह अधिनियम बनाया गया है। और इस अधिनियम का इनके ऊपर जो अपराध हुए हैं उन पर ट्रायल चलाने के लिए विशिष्ट एवं विशेष न्यायालय, दोनों अलग अलग है ना। विशिष्ट विशेष न्यायालय मतलब एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, और विशेष न्यायालय का मतलब क्या हो गया? स्पेशल कोर्ट्स। इनके गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है उनके राहत और पुनर्वास के लिए भी है, और इनसे सभी संबंधित विषयों के लिए अधिनियम बनाया गया है। याद रखिएगा 2015 में और 2018 में इस अधिनियम में बहुत सारे संशोधन, अमेंडमेंट्स हुए हैं। उसी के बीच विशिष्ट विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। पहले विशेष न्यायालय का प्रावधान था, लेकिन उसके बाद विशिष्ट विशेष न्यायालय का प्रावधान भी किया गया। तो ये आपको याद रखना है, 15-18 में इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं, इस कारण से ये अधिनियम थोड़ा सा और बड़ा बन गया है। चलिए भैया बात करते हैं हम, इसमें कितने अध्याय हैं? 5 और 23 है ना। तो हमको इन सभी पर जाना है। मैं आपको बता देता हूं, हम धारा 1 की जो बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले धारा 1 के अंतर्गत हमेशा क्या होता है, जब भी हम कोई अधिनियम पढ़ते हैं उस कोई भी अधिनियम में धारा 1 हमेशा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार की ही बात करती है। संक्षिप्त नाम मतलब उस अधिनियम का जो नाम होगा। तो संक्षिप्त नाम क्या है? एसटी एससी एक्ट 1989। प्रारंभ, तो प्रारंभ याद रखिएगा जिस दिन से केंद्र सरकार या अगर राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार अधिनियम को अधिसूचना में या गजेट में पब्लिश करती है, वो तारीख से वो प्रवृत्त माना जाता है, लागू माना जाता है। तो अधिनियम जो है
प्रारंभ माना जाएगा 30 जनवरी 1990। और विस्तार, तो विस्तार इसका कहां पर है, संपूर्ण भारत पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये धारा 1 है। धारा 1 में केवल एक ही प्रश्न आ सकता है, एक तो प्रारंभ वाला तो अलग से हो ही गया, इसका विस्तार कहां पर है, संपूर्ण भारत पर। ये याद रखना है आपको, ये एक प्रश्न आएगा। इसके अलावा धारा 1 में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बात करते हैं हम धारा 2 की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कि अभी अपन पढ़कर आए हैं, है ना, ST-SC एक्ट 1989 पास हुआ तो 11 सितंबर 1989, लागू 30 जनवरी 1990। कुल अध्याय और धाराएं हैं 5 और 23, है ना। भारत गणराज्य के 40वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ। तो इसको भी मैं पुराने एक्ट्स, जो भी मैंने आपको पैसा और सभी एक्ट पढ़ाए हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उन सभी में बता चुका हूं कि ये वर्ष कैसे निकालते हैं। तो 40वें वर्ष में ये संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। 2015 और 18 में इसमें कई संशोधन किए गए, है ना। उद्देश्य मैं आपको बता ही चुका हूं। बात करते हैं धारा 1, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, मतलब शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो ये भी अपन क्लियर कट देखकर आ चुके हैं। बात करते हैं हम परिभाषाएं, धारा 2 परिभाषाएं। देखिए, जो इसके आगे का लेक्चर लोगे ना कोरिलेशन वाला, मैं आपको बताता हूं जिस प्रकार से मैं, आप मुझसे कोई भी धारा इसमें पूछोगे, परिभाषा के अंतर्गत भी उपधारा पूछोगे, मैं आपको 1 मिनट में सभी के सभी, 1 मिनट भी नहीं, 1 से 2 सेकंड के अंतर्गत पूरा का पूरा बता दूंगा। तो उस लेक्चर के माध्यम से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए भैया धारा ST-SC एक्ट धारा 2 की उपधारा BB में किसको परिभाषित किया गया है, या आपसे ये भी पूछे कि विशिष्ट विशेष न्यायालय की परिभाषा धारा 2 के अंतर्गत कौन सी उपधारा में दी गई है, तो अभी तो आपको बिल्कुल नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब आप वो लेक्चर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जब इसको धारा 2 को हम देखते हैं, तो संशोधन जब हुए थे तो इसमें भी कई सारी परिभाषाएं जोड़ी गई थी, लेकिन हमको सभी परिभाषाएं देखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे धारा मतलब ए कैसा है, ये धारा 2 की उपधारा ए इस प्रकार से, है ना। तो ए, बी आएगा इसमें, सी आएगा इसमें, डी आएगा इसमें और ई आएगा इसमें, है ना। बी में केवल BB, BC, BD, BE और BF पढ़ना है। CDE में E पढ़ना है, EB पढ़ना है, EC पढ़ना है, ED पढ़ना है। अब आप बोलोगे अरे सर ये कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। अगर मैं आपसे बोलूं तो देखो, यहां पर अत्याचार है, ठीक है, यहां पर आश्रित आ जाएगा, ठीक है, अत्याचार, आश्रित, आर्थिक बहिष्कार आ जाएगा, ठीक है, आर्थिक बहिष्कार, तो विशिष्ट विशेष न्यायालय आ जाएगा, ठीक है। तो अत्याचार, आश्रित, और उसके बाद मैंने आपको यहां पर क्या बोला गया, आर्थिक बहिष्कार, विशिष्ट विशेष न्यायालय, यहां पर वन अधिकार आ जाएगा। वन अधिकार पे यहां पर हाथ से मेला ढोना आ जाएगा। हाथ से मेला ढोने के बाद यहां पर ST-SC आ जाएगा। ST-SC के बाद यहां पर विशेष न्यायालय आ जाएगा, ठीक है, विशेष न्यायालय, ध्यान रखिएगा, विशेष न्यायालय। फिर यहां पर विशेष लोक अभियोजक आ जाएगा। विशेष लोक अभियोजक मतलब सीधी सी बात है, वकील की बात कर रहे हैं हम, है ना। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, विशेष लोक अभियोजक। फिर यहां पर आर्थिक बहिष्कार है तो यहां पर सामाजिक बहिष्कार आ जाएगा। यहां पर पीड़ित आ जाएगा और यहां पर गवाह आ जाएगा। अब आप बताइए मैंने कैसे तुरंत फट फट लिख दिया, कैसे लिखा, तो ये कोरिलेशंस के तरीके होते हैं, है ना। ट्रिक व्रिक लगाओगे तो आपसे काम नहीं बनेगा। अब कोई भी आपसे पूछे, ये प्रश्न बिल्कुल आ सकता है यहां से, और इतने ही आपको याद रखना है, बीच के सब छोड़ देना है ना। प्रश्न कैसे आ सकता है, तो धारा 2 ST-SC एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत विशिष्ट विशेष न्यायालय को किस उपधारा में परिभाषित किया है। कठिन प्रश्न यहां से आएंगे तो BD में किया गया है ना। गवाह तो ED में किया गया है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, या ऐसा भी आ सकता है BF में किसे परिभाषित किया गया, तो हाथ से मेला ढोने वाला व्यक्ति, ठीक है। ये सभी के सभी परिभाषाओं में हमको पढ़ना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं लेक्चर इसको समझने के साथ साथ उसको आपको देखना है। अभी मैं आपको समझाऊंगा भी सही, है ना, और आसान बहुत है ये, अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, वरना लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। बात करते हैं हम
अत्याचार, तो वही जो मैंने लिखा है उसी को हम समझ लेते हैं, है ना। क्या बोल रहा है अत्याचार, इस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार का मीनिंग क्या होगा वो इसमें परिभाषित किया गया है 2A में। वो होगा जो धारा 3 के अंतर्गत दंडनीय है। इसका मतलब समझ लो, जो बच्चे को एक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है, देखो अत्याचार को परिभाषित किया गया है 2A में, लेकिन अत्याचार से संबंधित अपराध या अत्याचार के अपराध किस में दिए गए हैं, धारा 3 में दिए गए हैं। बस इतनी सी बात याद रखना है। तो कहीं भी शब्द आए प्रश्न में परिभाषित, तो फिर 2 के अंतर्गत ही सभी परिभाषित रहेंगे, है ना। बाकी सभी विशिष्ट न्यायालय, विशेष न्यायालय परिभाषित तो इसके अंतर्गत, लेकिन स्थापना का प्रावधान तो 14 और 15 इन प्रकार से हमको देखना है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो आश्रित की परिभाषा कहां पर दी गई है, तो आश्रित की परिभाषा दी गई है बी में। क्या अर्थ है, तो किसी पीड़ित व्यक्ति का पति या पत्नी, कोई भी व्यक्ति जो पीड़ित के अंतर्गत आएगा, आश्रित के अंतर्गत आएगा, तो वो हो जाएगा पीड़ित व्यक्ति जो इस अपराध से पीड़ित है। पीड़ित व्यक्ति का पति हो, पत्नी हो, संतान हो, माता पिता, भाई बहन, जो इस पीड़ित पर पूर्णतः मुख्यतः उसकी आर्थिक सहायता और भरण पोषण के लिए क्या हो, निर्भर। मतलब कि एक व्यक्ति है, एक उसको इस अधिनियम या उसको अत्याचार, ऐसा अत्याचार किया गया है ना, कोई भी अत्याचार किया गया उसके खिलाफ, तो अब उस व्यक्ति पर कोई ना कोई तो आश्रित होगा, उसके माता पिता, भाई बहन, कोई भी हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह देंगे, आश्रित कह देंगे। बस इतनी सी बात यहां पर कही गई है। आर्थिक बहिष्कार आपको अंदर कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। विशिष्ट विशेष न्यायालय, यहां से प्रश्न बस इतना आएगा कि कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, तो 2 के BD में परिभाषित किया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्थापना कौन सी धारा में की गई है, तो धारा 14 में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, बात करते हैं वन अधिकार। तो वन अधिकार एक अलग से अधिनियम बनाया गया है जो आपके फॉरेस्ट मेंस के सिलेबस में है, लेकिन प्रीलिम्स और मुख्य रूप से अलग जो एग्जाम्स होती है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर उसके पार्ट ए, और भी जितनी भी एग्जाम MPPSC लेता है उसके पार्ट ए में ये सिलेबस में सीधा सीधा नहीं है, लेकिन हर बार इसमें से प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ट्राइब्स वाली यूनिट से इनमें से पूछा जा सकता है। तो फॉरेस्ट मेंस में तो इसको मैं पूरा पढ़ाया ही हुआ हूं, लेकिन आपको भी मैं ये इतना जरूर पढ़ा दूंगा कि कोई ऐसा प्रश्न है तो आप सॉल्व कर देंगे। तो वन अधिकार यहां पर सीधा सा मतलब है 2006 वाले अधिनियम की बात यहां पर हो रही है BE में। ठीक है, हाथ से मेला ढोने वाला व्यक्ति पुराने समय में ये चलता था, आज भी बहुत सारी जगह लगभग चलता ही है। तो यहां पर भी हमको इसके अंतर्गत बहुत कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ST/SC एक्ट, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो 366 24 और 366 25 में इनको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है ना। ये आपको कई बार मैं ट्राइब्स और इन सब में पढ़ा ही चुका हूं, तो बहुत आसान है, आपको उनको लेक्चर देखना रहेगा। ठीक है, विशेष न्यायालय, तो विशिष्ट और विशेष न्यायालय, जो विशिष्ट विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय दोनों 14 में ही परिभाषित किया गया है। बात करते हैं विशेष लोक अभियोजक। तो यहाँ पर विशेष लोक अभियोजक का सीधा सा मतलब समझो कि सरकारी वकील। सरकारी वकील की नियुक्ति का प्रावधान तो धारा 15 में है, लेकिन परिभाषित विशेष लोक अभियोजक को E में किया गया है। ठीक है, सामाजिक बहिष्कार, पीड़ित और गवाह, इनको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, धारा 2 की परिभाषाओं में बस आपको इतना ही देखना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है। कैसे याद होगा, लेक्चर जरूर देख लेना, आपको आराम से दिमाग में फिट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो प्रश्न समझ गए किस प्रकार से आएंगे। मैं आगे बढ़ते बढ़ते आपको इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि प्रश्न कहां से किस प्रकार से आ सकते हैं, वैसे ही आपको नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, बात करते हैं धारा 3, अत्याचार के अपराध के लिए दंड। ये बहुत महत्वपूर्ण धारा है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। धारा 3 पहले आप समझ लो बात। धारा 3 सबसे बड़ी धारा, सबसे कंफ्यूजिंग धारा और सबसे कठिन धारा, धारा 3, और 99.9% प्रश्न यही से आते हैं। तो पहले तो मैं आपको इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूं कि क्या है ये। देखो, जितने भी अत्याचार होते हैं ST/SC पर, ध्यान से सुनना, अत्याचार जितने भी ST/SC पर होते हैं, उनसे संबंधित जो भी अपराध है, उनसे रिलेटेड दंड जो है, उसका प्रावधान इस धारा में किया गया है। इसीलिए इसे बोला गया है
अत्याचारों के अपराध के लिए दंड। मतलब समझ गए कि जो भी अपराध, जो भी अत्याचार होगा एसटी एससी पर, उसके अपराध के लिए दंड धारा 3 से ही प्राप्त होगा। अब कठिन क्या है तो देखिए, पहले तो मैं आपको सिंप्लीफाई कर दूं, इसको हम 2 उपधाराओं में बांटते हैं, 3(1) और 3(2). फिर 3(1) में भी अलग अलग है और 3(2) में भी अलग अलग। अरे समझ लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3(1) जो है और 3(2) जो है, ये दोनों बोलते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो एसटी एससी का सदस्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, मान लो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं है, इस वर्ग से नहीं है, ठीक है, और बी एक ऐसा व्यक्ति है जो एसटी एससी का सदस्य है। तो जो नहीं है, अगर वो ऐसा व्यक्ति किसी एसटी एससी के सदस्य के विरुद्ध कोई अत्याचार करता है तो उसको अपराध इस धारा 3 के तहत मिलेगा। मतलब कोई एसटी एससी वाला किसी एसटी एससी के विरुद्ध अत्याचार कर रहा है तो प्रावधान नहीं है। यही से प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एसटी एससी वर्ग का नहीं होने वाला व्यक्ति अगर एसटी एससी पर कर रहा है अत्याचार तो उसके अपराध के दंड धारा 3 के अंतर्गत दिए जाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बोला 3(1) और 3(2), तो समझिए 3(1) में कई प्रकार के अत्याचार बताए गए हैं, क्राइम्स बताए गए हैं, और 3(1) की सबसे खासियत यह है कि जितने भी अत्याचार हैं बहुत सारे हैं, बहुत सारे। सिंप्लीफाई करेंगे उसको अपन आगे। 3(1) में जितने भी अत्याचार है उन सब के लिए एक सजा है, जो कि लास्ट में हम देखेंगे जब ये पूरा पढ़ लेंगे। 3(2) में क्या है तो 3(2) में लगभग 7 अपराध दिए गए हैं, उपधाराओं को जोड़ ले तो लगभग 8 अपराध है। उन सभी अपराधों के लिए सजा अलग अलग है। बस इतनी सी बात यहां पर है। एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत अधिकतम सजा कितनी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अधिकतम सजा कितनी हो सकती है। तो पहले तो आपको इसकी सजा पता होनी चाहिए, फिर इनकी भी अपनी अपनी अलग अलग सजाएं हैं, फिर कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए भी सजाएं हैं। मतलब कोई सरकारी अधिकारी जानबूझकर कोई काम करता है तो उनकी उपेक्षा के लिए भी दंड दिया गया है। तो अधिकतम सजा कितनी हो सकती है, तो यहां पर एक हिसाब से अधिकतम सजा जो है फांसी की सजा है ना। देखेंगे अभी सब समझेंगे। तो धारा 3 सिंप्लीफाई समझ लिए आप। पहली बात तो एसटी एससी का सदस्य नहीं होना चाहिए, और वो अगर एसटी एससी के सदस्य पर अत्याचार करता है तो उसको दंड मिलेगा। 3(1) में अलग अलग अत्याचार है, उन सब के लिए सजा एक है। धारा 3(2) के अंतर्गत अलग अलग अत्याचार है और सभी के लिए सजाएं अलग अलग है। क्लियर। चलिए भैया, तो हम बात करते हैं धारा 3 पर। अब देखिए क्या लिखा है, साफ साफ ऊपर समझना। जो कोई व्यक्ति एसटी या एसटी का सदस्य, एससी या एसटी का सदस्य नहीं है, वो कोई भी निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी काम करता है तो दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा। कैसे? अब देखो इसमें कितनी सारी चीजें लिखी गई है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट नोट्स का फायदा यही होता है, केवल आप शब्दों से खेल जाएंगे यहां पर तो आपके लिए काम हो जाएगा। क्योंकि 3(1) के अंतर्गत तो ये जो ए बी सी ये सब कुछ 3(1) के अंतर्गत ही आएगा अभी, है ना। इसमें केवल शब्द देख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि सबकी सजा तो एक ही है। तो पहले हम बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को, याद रखिएगा दिमाग में फिट कर लेना, ये कौन काम कर रहा है, जो एसटी एससी का सदस्य नहीं है और वो एसटी एससी के लिए कर रहा है, तो ठीक है, तो अपराध होगा। अगर कोई एसटी एससी के सदस्य के लिए किसी उसके मुख में, मतलब मुंह में कोई अखाद्य या घृणित पदार्थ डालता है या ऐसा पदार्थ जबरन खाने या पिलाने के लिए बाध्य करता है तो ये पनिशेबल होगा। इसके लिए सजा अंत में देखेंगे, एक ही सजा है सबके लिए। तो क्या लिखोगे, सीधा सीधा आप ये लिख लोगे, ऐसा खाना खिलाना जो कि खाने योग्य नहीं है, खत्म हो गया, और कुछ मत करो। यदि वह किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य द्वारा अधिवासित परिसर में या उसके प्रवेश द्वार पर मल, गंदा पानी, मरे हुए जानवर के शव या कोई अन्य घृणित पदार्थ फेंकता है या डालता है,
पहले में क्या बोला कि एसटी एससी के किसी व्यक्ति को क्या करता है, कोई ऐसा खिलाता है कुछ जो खाने योग्य नहीं है तो अपराध है। दूसरा क्या बोल दिया, उसके घर में या जो उसकी जगह है जहां पर वो रहता है, चाहे नहीं रहता है लेकिन उसका परिसर है वो खुद का, तो वहां पर कोई भी ऐसी पदार्थ डाल देता है, कचरा डाल दिया, ये सब जो भी लिखा है डाल दिया, तो घृणित पदार्थ डाल दिया तो ये भी पनिशेबल है। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर कि उसके रहने वाली जगह पर कोई घृणित पदार्थ डाल दिया, तो घृणित पदार्थ में वैसी ही चीजें आएगी जो आमतौर पर नहीं डालते हैं। अगला क्या बोल रहा है, यदि वह किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को हानि पहुंचाता है, अपमान करता है, परेशान करता है, इसके उद्देश्य से उसके आसपास में मल, अपशिष्ट पदार्थ, शव या अन्य घृणित पदार्थ डालता है। अब यहां पर भी ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, अपमान करना। अपमान कैसे करना कि कोई भी घृणित पदार्थ डाल दिया, अपशिष्ट डाल दिया, हानि पहुंचाने के लिए, अपमानित करने के लिए, परेशान करने के लिए, है ना, कोई पड़ोसी है उसने डाल दिया, तो ये भी क्या होगा, अपराध होगा। अगली बात क्या बोल रहा है कि एसटी एससी के सदस्य के जूते चप्पल की माला पहनाना, उसे नग्न करना या अर्ध नग्न करना और उसका जुलूस निकालना भी क्या होगा, अपराध होगा। अब इसमें आप देखो, ये मत करना कि ये कौन सी उपधारा में है, ये कौन सी उपधारा में है, ये कौन सी उपधारा में है, ये कौन सी उपधारा में है ना, ये बहुत कठिन हो जाएगा और आमतौर पर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हो या किसी ऐसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर जरूर पूछा जा सकता है। सब कुछ सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं सिविल जज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। और सिविल जज की तैयारी करने वाले 90% 95% सब हो जाएगा, बस ये आपको फिर खुद से देखना रहेगा क्योंकि आपकी एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। क्लियर है बात? तो क्या रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार, पहली चीज हमने देखा खाना ऐसा खिलाना जो खाने योग्य नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर क्या बोल दी है कि उसके परिसर में घृणित पदार्थ डालना। एक और क्या बोला है, अपमानित करने के लिए घृणित पदार्थ डालना। एक जगह क्या बोल दिया है, माला पहनाना, है ना, नंगा करके घुमाना, आधा नंगा करके घुमाना, जुलूस निकालना, ये सब। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, जबरदस्ती ऐसा कोई कार्य करता है जिसमें उसके कपड़े उतार दिए जाए, सिर मुंडवा दिया जाए, मूंछ कटवा दी जाए, चेहरा या शरीर या कैसा कोई अन्य कार्य जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। तो यहां पर आप क्या याद रख सकते हो, शरीर को कुछ गलत तरीके से चेंज करना, है ना, तो ये भी एक अपराध होगा। यदि वह अवैध रूप से किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य की भूमि या उसके स्वामित्व कब्जे में आवंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवंटित की गई घोषित उस पर कब्जा करता है। इतना नहीं लिखना है, साफ साफ क्या लिख लोगे कि उसको जो जमीन उसके कब्जे में है या उसकी जमीन है जो उसको अलोकेट की गई है अधिकारी द्वारा, सरकार के द्वारा, उस पर कब्जा कर लेता है। कौन? एसटी एससी का सदस्य अगर नहीं है तो ये भी अपराध हुआ। आगे क्या बोल रहा है, यदि वह किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से गलत रूप से बेदखल कर देता है। यहां पर तो क्या कर दिया है, कब्जा कर लिया है। नीचे क्या बोल दिया गया है कि बेदखल ही कर दिया है। यहां पर यह भी बोला है कि खेती करता है, उसकी भूमि का उपयोग करता है, यहां पर बेदखल भी कर दिया और उसे सभी उसके उपयोग से क्या कर दिया, वंचित कर दिया, उसके फसलें नष्ट कर दी या उनका उत्पाद ले जाया गया, है ना, तो ये भी क्या होगा, अपराध होगा। आगे क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी एसटी एससी के सदस्य से किसी अन्य प्रकार का जबरन या बंधुआ श्रम करवाता है ना, मतलब जो परिश्रम या जो काम एक नौकर के रूप में करवाया जा रहा है, तो भी वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। यहां पर ये बात बोली गई है। यदि किसी एसटी एससी के सदस्य मानव या पशु शव जो है उठवाता है, कब्र खुदवाता है, तो भी क्या होगा, एक अपराध होगा, है ना। तो यहां पर केवल इतनी सी बात आपको लिखना है जो कि मेन हो उस लाइन में। अब हाथ से मेला ढुलवाने का कार्य करता है ना, या ऐसे कार्य करने के लिए रोजगार रखने की अनुमति देता है, तो मेला ढुलवाना भी क्या है, एक अपराध होगा। यदि वह किसी स्वयं देवदासी प्रथा या किसी अन्य समान रीति का पालन करता है या प्रोत्साहन देता है, जैसे किसी अनुसूचित जाति की महिला को किसी देवता, मूर्ति, पूजा स्थल या धार्मिक संस्था को समर्पित करना या ऐसे कृत्य को अनुमति देना, तो ये भी एक क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध कहलाएगा इस अधिनियम के तहत। अगली बात क्या है, यदि कोई किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित के जनजाति के सदस्य को बलपूर्वक धमकाकर या रोककर निम्नलिखित कार्य करने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है। कौन कौन से कार्य, तो देखिए यहां पर बोला है मतदान नहीं करने के लिए,
है ना, किसी विशेष उम्मीदवार को मत देने के लिए, वोट देने के लिए, कानून द्वारा निर्धारित तरीके से अन्य रूप से मतदान करने के लिए। तो यहां पर केवल क्या हो गया है, अनिर्धारित तरीके से, अनाधिकृत तरीके से वोट डालना। तो केवल वोट लिखोगे तो सब आपका काम यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, नामांकन पत्र दाखिल ना करना, है ना, नॉमिनेशन दाखिल न करने के लिए बाध्य करता है। और क्या बोल रहा है, किसी नामांकन पत्र का प्रस्तावक या समर्थक न बने, चाहे वह किसी भी चुनाव से संबंधित क्यों ना हो। मतलब किसी एसटी एससी के सदस्य को किसी व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसका प्रस्तावक न बनने के लिए बाध्य करना, तो वो ये सभी क्या हो जाएंगे, एक हिसाब से पॉलिटिकल अपराध हो सकते हैं या अत्याचार हो सकते हैं, है ना। बलपूर्वक धमकाकर या रोककर उसके सामान्य कार्यों के निर्वहन से रोकना, जो वो नॉर्मली करता है उससे रोकना, है ना, ये सभी चीजें। फिर संविधान के भाग 9 मतलब पंचायत से संबंधित सदस्य, अध्यक्ष या अन्य प्राधिकारी हो, या संविधान के भाग 9A मतलब नगर पंचायत वाले अंतर्गत किसी नगर पालिका सदस्य या पदाधिकारी हो, तो ऐसे सभी कार्य के लिए क्या किया जाएगा, ये सभी अपराध है। तो ये एम के अंतर्गत ये दो और जो है उपधारा या उपखंड हम बोल सकते हैं, है ना। तो अपना कोई भी कार्य करना, धमकाना, रुकवाना किसको, अगर वो पंचायत के अंतर्गत सदस्य अध्यक्ष हो या कोई अन्य पदाधिकारी हो, नगर पालिकाओं के अंतर्गत कोई अध्यक्ष, पंचायत सदस्य या कोई अन्य अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, तो ऐसे किसी व्यक्ति को ये सभी काम करने से रोकना भी क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मतदान के बाद किसी एसटी एससी के सदस्य को शारीरिक चोट, गंभीर चोट या किसी प्रकार का हमला करता है, उसका सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से अपराध हो जाएगा, है ना। और क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के साथ केवल इस कारण से अपराध करता है कि उसने किसी विशेष उम्मीदवार को मत दिया है, तो, है ना, मत नहीं दिया है तो, या कानून द्वारा निर्धारित अलग तरीके से मतदान दिया है, तो वो भी दंडनीय अपराध होगा। ये सभी 3-1 में ही चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको याद करने का आसान तरीका भी जस्ट बताऊंगा, पूरा खत्म हो जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी एसटी एससी के सदस्य के विरुद्ध झूठा, दुर्भावनापूर्ण या परेशान करने वाला कोई ऐसा वाद डाल देता है, मतलब उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए वाद डाल देता है, तो भी क्या हो जाएगा, वो भी एक अपराध हो जाएगा। अगर कोई लोक सेवक है ना, पब्लिक सर्वेंट को झूठी या निरर्थक जानकारी देता है जिसके कारण से, है ना, वह लोक सेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसटी एससी के किसी सदस्य को परेशान करे, तो ये भी अपराध हो जाएगा, है ना। कोई एसटी एससी के सदस्य को जानबूझकर क्या करे, अपमानित करे, ताकि सार्वजनिक दृष्टि से वो अपमानित हो, मतलब लोगों के बीच में उसको अपमानित महसूस हो, तो ये भी एक अपराध होगा, है ना। कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को उसकी जाति के नाम से गाली देता है ना, किसी भी प्रकार की कोई गाली देता है, तो ये भी अपराध होगा, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को नष्ट, क्षतिग्रस्त या अपवित्र करता है जो उससे उस एसटी एससी के सदस्य के लिए बहुत ज्यादा पवित्र है धार्मिक रूप से, तो ये भी एक अपराध होगा। यदि कोई व्यक्ति शब्दों द्वारा, चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो या संकेतों हो या विजुअल रूप से हो या कोई भी अन्य माध्यम से एसटी एससी के सदस्य के विरुद्ध शत्रुता, घृणा, दोष की भावना को क्या करता है, उत्पन्न करता है, तो ये भी एक क्या होगा, अपराध होगा। यदि कोई व्यक्ति शब्दों, लेखन या किसी अन्य माध्यम से किसी ऐसे स्वर्गीय व्यक्ति का अपमान करता है जो एसटी एससी के सदस्यों के द्वारा अत्यंत प्रिय या सम्माननीय हो, मतलब स्वर्गीय एसटी एससी के लिए भी अगर अपमान करने की बात होती है, तो वो भी एक अपराध होगा। यदि कोई व्यक्ति जानते हुए कि कोई महिला एसटी एससी की है, उसे जानबूझकर ऐसे यौन स्वभाव करता है जो उसकी सहमति के बिना हो, मतलब सेक्सुअल रूप से अगर उसको परेशान किया जाता है, तो ये भी एक अपराध होगा, है ना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला जो एसटी एससी की सदस्य है ना, उसको अलग तरीके से इशारे करता है किसी भी प्रकार से सेक्सुअल रूप से, तो वो भी एक अपराध होगा। किसी ऐसे स्रोत से, सोर्स जो एसटी एससी के लिए झरना, जलाशय या अन्य किसी जगह से वो पानी प्राप्त करते हैं, उसको क्या करना, उसको एक हिसाब से बोलते हैं कंटामिनेट करना, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जो एसटी एससी के सदस्य को सार्वजनिक स्थल पर या उसके आने जाने वाले मार्ग, जैसे गांव में है ना पगडंडी बनी रहती है, ऐसी जगह पर यूज नहीं करने देता है या उसको रोकता है, तो ये भी अपराध हो जाएगा।
कोई एसटी एससी को सदस्य को बलपूर्वक या दबाव डालकर उसके घर, गांव, विलेज या निवास स्थान को छोड़ने को विवश करता है तो ये भी एक अपराध होगा, है ना। यदि किसी एसटी एससी या एसटी एससी के सदस्य को किसी प्रकार से रोकता है, बाधित करता है, कैसे अधिकार बाधित हो, किसी क्षेत्र की साझा संपत्ति संसाधनों को, शमशान को, किसी नदी नाले को, है ना, ऐसी सभी चीजों को उपयोग करने से रोकता है तो जब वह सदस्य सार्वजनिक स्थल पर साइकिल, मोटरसाइकिल, जूते, बारात निकालना, घोड़े या कोई भी ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसी चीजों के लिए क्या करता है, रोकता है तो ये भी एक अपराध होगा, है ना। फिर क्या बोल रहा है, किसी धार्मिक स्थल में प्रवेश करना चाहता है, सार्वजनिक रूप से खुला या अन्य समान धर्म वाले प्रवेश कर सकते हैं, या वह किसी धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस जैसे यात्रा में भाग लेना है, निकालना चाहता है, उसे बाधित करता है। मतलब किसी भी प्रकार से कोई यात्रा निकालता है और उसको कोई व्यक्ति बाधित करता है जो एसटी का सदस्य नहीं है तो ये भी एक अपराध हो जाएगा। अगर किसी शैक्षणिक संस्थान की बात करें, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, किसी भी प्रकार से इसको यूज करने से रोकता है तो ये भी एक क्या होगा, अपराध होगा। आगे क्या बोल रहा है, किसी व्यवसाय, रोजगार, व्यापार या उद्योग के संबंध में उपयोग या प्रवेश करने का अधिकार जो अन्य नागरिकों को है, इनको भी है, ऐसे करने से रोकता है तो वो भी क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, है ना। उसे शारीरिक रूप से हानि पहुंचाता है या मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाता है तो यह भी एक क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी एसटी या एससी से संबंधित व्यक्ति, परिवार या समूह का आर्थिक बहिष्कार करता है या धमकी देता है तो ये भी एक अपराध हो जाएगा। और ये सभी अपराध दिए गए हैं धारा 3(1) में, है ना। मैं जानता हूं कि यहां तक आप बोर हो गए होंगे, लेकिन अब आपको यहां पर आना चाहिए कॉमन सेंस लगाना, है ना। कॉमन सेंस कैसा, इन सभी को आपको जो मैंने बोला है, आप चाहे तो एकदम शॉर्ट नोट्स बना लो, इस शॉर्ट नोट्स में भी आपके 1-2 पेज में बन जाएगा धारा 3(1), केवल और केवल यहां पर आपका कॉमन सेंस लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको बताता हूं। क्या कोई भी ऐसा काम या अत्याचार आपने देखा जो छूट गया हो इस अपराध के अंतर्गत या 3(1) के अंतर्गत नहीं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सार्वजनिक रूप से, महिला के रूप में, संपत्ति के रूप में, अपमान करने के रूप में, है ना, हर एक अत्याचार को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब जब सब कुछ शामिल कर लिया गया है और प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्याचार धारा 3(1) के अंतर्गत नहीं परिभाषित है, तो लगभग सभी परिभाषित है। तो प्रश्न जो है ऐसा बनेगा ही नहीं, यहां पर प्रश्न ऐसा बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अत्याचार धारा 3(1) के अंतर्गत परिभाषित नहीं, यहां पर दिया गया है ना। तो यहां पर प्रश्न हमेशा ऑल ऑफ द अबव बनेगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि हर कुछ डालकर रख दिया है। यहां पर आपको कॉमन सेंस लगाना है। कोई आप खुद सोचो, कोई अपराध जब छूट ही नहीं रहा है तो लगभग सब कुछ आएगा। तो प्रश्न यहां से बनेगा क्या, प्रश्न ये बनेगा कि इनमें से कोई भी अपराध आपसे पूछा जाएगा, इनमें से कोई भी अत्याचार, वही अपराध आपसे पूछा जाएगा और ये पूछ लिया जाएगा इसके लिए कौन सी सजा है। कैसे पूछा जाएगा, तो ST/SC एक्ट 1989 की धारा 3 के तहत इस अपराध के लिए कितनी सजा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था 3(1) के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, अब इनको में भी एक एक चीज तो समझने जैसी है नहीं, सब रीड करने जैसी थी। तो एक ही सजा होगी और वो सजा ये है, ऐसा करने वाला व्यक्ति दंडनीय होगा जिसके लिए उसे 6 महीने से कम नहीं लेकिन 5 वर्ष से अधिक प्लस जुर्माना दे दिया जाएगा। मतलब मिनिमम सजा कितनी होगी, मिनिमम 6 मंथ की तो सजा मिलेगी ही सही, अधिकतम ये 5 वर्ष तक की भी हो सकती है, प्लस जुर्माना भी दिया जाएगा। अब इसमें अधिकतम 5 वर्ष बोला है तो 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, 7 महीने भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सजा के साथ साथ जुर्माना भी इसमें प्राप्त होगा। तो यहां पर एक प्रश्न
दो प्रश्न रिपीट कर रहा हूं मैं। कैसा प्रश्न आएगा? एक प्रश्न तो आ जाएगा, कोई भी एक अत्याचार पूछा जाएगा, कोई एक भी अपराध पूछा जाएगा कि धारा 3 के तहत, 3(1) के तहत अगर ये अपराध है तो इसके लिए सजा कितनी है? तो 6 वर्ष से 5 वर्ष प्लस जुर्माना। क्लियर बात। अब ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अधीन अधिकतम सजा कितनी है? तो अधिकतम सजा 5 वर्ष है, बात याद रखना। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पूरे ST/SC एक्ट के अंतर्गत अधिकतम सजा कितनी दी जा सकती है, तो वो फांसी की सजा है, जो कि हम अगले इसमें देखेंगे। क्लियर है बात? तो 3(1) के लिए मैं रिपीट कर देता हूं कि 3(1) में कई सारे लगभग सभी अत्याचार और अपराध बताए गए हैं, उनके लिए एक ही दंड होगा, मिनिमम 6 महीने, अधिकतम 5 वर्ष। साथ ही साथ जितनी सजा दी जाएगी 6 महीने से ऊपर, 5 वर्ष से कम में जुर्माना भी दे दिया जाएगा। और प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं धारा 3 के अंतर्गत उपधारा 2 की, है ना। अब यहां पर भी क्या बोला गया है? वही बात होगी। एक व्यक्ति जो ST/SC का सदस्य नहीं है लेकिन ST/SC के विरुद्ध अपराध करता है, और 3(2) की खासियत मैं आपको बता चुका हूं कि इस धारा की उपधारा में हर एक अत्याचार का अपनी अपनी अलग सजा होगी। इसीलिए ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न आएगा ही आएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अवश्य रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। पहली बात इसमें क्या, 7-8 ये इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। देखो क्या बोलता है, अगर एक व्यक्ति, याद रखना हम इसकी बात करेंगे जो नहीं है और जो करता है। अगर कोई व्यक्ति जो ST/SC का नहीं है और ST/SC के खिलाफ कोई झूठा या मनगढ़ंत साक्ष्य देता है, क्यों देता है? इस कारण से देता है कि वह किसी ST/SC के सदस्य को ऐसा अपराधी सिद्ध कर दे जो वर्तमान कानून के अनुसार क्या हो, मृत्युदंड हो, मतलब फांसी की सजा हो, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना दे दिया जाएगा। अभी समझाऊंगा इसको। और यदि झूठे साक्ष्य के परिणाम स्वरूप कोई निर्दोष सदस्य को दोषी ठहरा दिया जाए और उसको फांसी दे दी जाए, तो ऐसे झूठे साक्ष्य देने वाला व्यक्ति भी मृत्युदंड का भागीदारी होगा। मतलब क्या बोल रहा है? पहली बात में ऐसा बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, मान लो ST/SC का नहीं है A, ठीक है, एक ST/SC के व्यक्ति B के खिलाफ क्या करता है, ऐसी मनगढ़ंत बातें या झूठी बातें बताता है जिसके कारण इस ST/SC के सदस्य को क्या हो जाए, आजीवन कारावास हो जाए, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाए। तो जिसने ऐसा किया है, सिद्ध होने पर कि ये गलत किया है, तो उसको भी क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। यही बात लिखी गई है, देख लो आप, है ना, आजीवन कारावास। लेकिन एक याद रखना, जो वर्तमान कानून के अनुसार मृत्युदंड होना चाहिए, मतलब कहा गया ये, है ना। तो ST/SC का जो सदस्य नहीं है, उसने किसी ST/SC के सदस्य के खिलाफ एक ऐसा झूठा मुकदमा दायर किया जो आज के कानून के अनुसार इसको फांसी की सजा दिलवा सकता है, और सिद्ध हो जाए कि ये गलत किया है, तो इसको क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। लेकिन ये झूठे मुकदमे के परिणाम स्वरूप मान लो कि इसको मृत्युदंड ही दे दिया गया, फांसी की सजा ही दे दी गई, तो फिर इसको भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। दैट्स ऑल, इतनी सी सिंपल बात है ना। तो अब पढ़ लो इसको, क्या बोल रहा है कि यदि झूठा मनगढ़ंत साक्ष्य देता है इस इरादे से कि अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को ऐसा अपराधी सिद्ध किया जाए वर्तमान के अनुसार मृत्युदंड हो, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास और जुर्माना, याद रखना जुर्माना भी है ना, जुर्माना दिया जाएगा। और मान लो कि उसको ऐसे झूठे मनगढ़ंत अपराध के कारण फांसी की सजा हो गई, तो ऐसे झूठा साक्ष्य देने वाले को भी क्या किया जाएगा, मृत्युदंड दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं। यदि वह झूठा या मनगढ़ंत साक्ष्य इस इरादे से देता है कि किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य को ऐसे अपराध में दोषी सिद्ध ठहराया जाए जो मृत्युदंड तो नहीं है, लेकिन जिसकी सजा 7 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे 6 माह से कम नहीं लेकिन 7 वर्ष से अधिक तक की क्या हो जाएगी, कारावास हो जाएगा। तो पहले वाले और दूसरे वाले में अंतर समझ गए। पहले वाले में मृत्युदंड तक का प्रावधान था और इसमें यह बोला कि मृत्युदंड तो नहीं है, लेकिन
7 वर्ष या उससे अधिक का प्रावधान है सजा का, तो देने वाले झूठे व्यक्ति को भी 6 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दे दिया जाएगा। तीसरी बात क्या बोल रहा है, एसटी एससी के सदस्य की संपत्ति को आग, अच्छा ये पहला और दूसरा दोनों एक बार और क्लियर कर देता हूं मैं, है ना। यहां पर एसटी एससी का सदस्य नहीं है ना, और यहां पर एसटी एससी का सदस्य है, ठीक है, ए और बी। ये क्या कर रहा है, दोनों बात बता रहा हूं मैं, ठीक है, 3-2 की पहली और 3-2 की दूसरी। क्या बोल रहा है कि इसने इसके खिलाफ एक ऐसा मुकदमा दायर किया जो वर्तमान कानून के अनुसार इसको फांसी की सजा दिलवा सकता है, ठीक है, और सिद्ध हो गया कि ऐसा है, तो इसको क्या हो जाएगा, आजीवन कारावास मिल जाएगा, ठीक है। प्लस लेकिन वो अपराध के कारण इसको फांसी की ही सजा होगी, तो फिर इसको भी फांसी की सजा हो जाएगी, ठीक है। और यहां पर क्या बोला है कि मृत्यु दंड वाली सजा तो नहीं, लेकिन 7 वर्ष या उससे अधिक का प्रावधान वाली अपराध में इसको गलत ठहराता है दोषी, तो इसको क्या हो जाएगा, 6 महीने से 7 वर्ष प्लस जुर्माना। बस इतनी सी बात यहां पर बोली गई है ना। यहां पर 7 वर्ष या उससे अधिक वाला अपराध में इसको गलत ठहरा है, या इसमें मृत्यु दंड, बस और कुछ नहीं। आगे की बात करते हैं। तीसरा अपराध बोलता है आग से रिलेटेड है ना, संपत्ति को आग लगाना, किसी विस्फोटक पदार्थ से हानि पहुंचाना, या जानबूझकर पता होने के बाद भी उसको नुकसान पहुंचाए, तो ऐसे समय पे 6 महीने से अधिकतम 7 वर्ष प्लस जुर्माना यहां पर दे दिया जाएगा, है ना। तो आग से किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, इसमें सजा कितनी है, 6 वर्ष से 6 महीने से 7 वर्ष प्लस जुर्माना, जो कि ऊपर वाले के हिसाब से है, ठीक है। अगला क्या है, यदि कोई व्यक्ति आग या किसी विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से शरारत करता है, किसी ऐसे भवन को नष्ट करता है जो सामान्यतः उसका पूजा स्थल हो, मानव निवास के रूप में या एसटी एससी की संपत्ति के रख रखाव के रूप में उपयोग में आता है, तो उसको आजीवन कारावास का प्रावधान हो जाएगा। अब ये और ये देखो, पहला और दूसरा लगभग सेम है। पहले वाले में मृत्यु दंड के प्रावधान की बात थी, इसमें 7 वर्ष है। इसमें क्या है, दोनों आग लगाने या फिर विस्फोटक पदार्थ से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बोला गया है कि नुकसान हो सकता है उसको, है ना, छोटा मोटा नुकसान, तो फिर 6 महीने से 7 वर्ष प्लस जुर्माना। लेकिन नीचे वाले में भी वही है, आग लगाना है, विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना, लेकिन कहां, पूजा स्थल में, है ना, उनके जहां पर वो रहते हैं उसमें, और ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, ठीक है, तो फिर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना यहां पर होगा। आगे बात करते हैं। जो भारतीय दंड संहिता है 1860 के अंतर्गत कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, और यह जानते हुए कि वह अपराध एसटी एससी के सदस्य के विरुद्ध है, तो ऐसे व्यक्ति की संपत्ति उस समुदाय से संबंधित हो, आजीवन कारावास प्लस जुर्माना यहां पर हो जाएगा। मतलब कि 1860 इसी के तहत सजाएं चलती है, तो इसके इस अपराध, इस प्रावधान के तहत अगर कोई भी अत्याचार है 10 वर्ष या उससे अधिक है, तो 10 वर्ष से उससे अधिक में इसको आजीवन कारावास या फिर जुर्माना प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति एसटी एससी में निर्दिष्ट किसी अपराध को किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य के व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध करता है, जो यह जानते हुए कि एसटी एससी की संपत्ति से रिलेटेड है, तो उसे भारतीय दंड संहिता में अपराध के लिए समान दंड और जुर्माना प्रदान किया जाएगा। मतलब यहां पर क्या बोल दिया गया है कि ये अपराध किया है, और इस अपराध के लिए जो भारतीय दंड संहिता 1860 में प्रावधान है, उसी के अनुसार उसको सजा दे दी जाएगी, है ना। और 7वां क्या बोल रहा है, 6वां सॉरी, यदि यह जानते हुए, विश्वास करते हुए कि इस अध्याय के अंतर्गत कोई अपराध हुआ है, उस अपराध के साक्ष्य को छुपाना या नष्ट करना ताकि अपराधी को कानूनी दंड से बचाया जा सके, तो भैया फिर क्या हो जाएगा, उस अपराध के लिए निश्चित दंड जो भी होगा वो दे दिया जाएगा। मैं एक बार और 3-2 आपको रिवाइज करवा दूंगा। और 7वां क्या बोल रहा है, कोई लोक सेवक इस धारा के अंतर्गत, लोक सेवक का मतलब पब्लिक सर्वेंट, कोई एक व्यक्ति है ऐसा जो पब्लिक सर्वेंट है, सरकारी अधिकारी है, वो इस के अधीन कोई काम करता है, अपराध करता है, तो उसे 1 वर्ष से कम नहीं और उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या है, जुर्माना नहीं दिया गया है सरकारी अधिकारी को, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो कितनी सिंपल सी बात है, अगर हम इसको बहुत आसान से देखें
है ना। देखो पहली ये वाली और ये वाली बहुत सिंपल से याद रखना। पहले वाले में बोला है मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन मृत्युदंड नहीं मिला है तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। लेकिन फांसी की सजा हो गई तो दिलवाने वाले व्यक्ति को भी फांसी की सजा हो जाएगी, है ना। दूसरे में क्या बोला है, मृत्युदंड तक का प्रावधान तो नहीं, लेकिन 7 वर्ष या उससे अधिक है तो दिलवाने वाले को भी 7 वर्ष, 6 महीने से 7 वर्ष या उससे अधिक, है ना। तीसरे और चौथे में क्या बोला है, फायर या विस्फोटक पदार्थ एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट जो है उसके कारण नुकसान पहुंचाता है, और इसमें भी क्या बोल रहा है, नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर नुकसान थोड़ा कम, लेकिन यहाँ पर पूजा स्थल मानव निवास स्थान को नुकसान पहुंचाता है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया 6 महीने से 7 वर्ष, और इसमें क्या बोल दिया है आजीवन कारावास और जुर्माना, है ना। तो 4 तो यूं ही होगी। इसमें क्या बोल रहा है 1860 के तहत 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास है तो उसमें क्या हो जाएगा आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। यहां पर क्या बोल दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन कोई ऐसा अपराध किया गया है तो उसी के तहत उस जो प्रावधान जो सजा उसमें दी गई है उसी के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। और इसमें क्या बोल दिया है, साक्ष्य को छुपाना या नष्ट करना, तो भैया जो उसके लिए अपराध है उसी के अनुसार उसको क्या कर दिया जाएगा, दंडित कर दिया जाएगा। मतलब इसमें और इसमें जो है बताया नहीं गया है, बस ये बोल दिया गया है कि 1860 को देखेंगे और उसके तहत सजा दी जाएगी। और लोक सेवक के लिए बोल दिया है 1 वर्ष तक का जुर्माना। ये हो जाता है हमारा धारा 3 पूरा, और धारा 3 को पढ़ने में ही हमें इतना समय लग गया। तो कॉमन सेंस क्या लगाना है, धारा 3 1 और 2 को लिए क्लियर कट बता देता हूं। 3 1 में सभी है, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, सजा ध्यान रखना। 3 2 में आपको मैंने क्लियर कट बता दिया है क्या 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 है, बस उसी के अनुसार आपको ध्यान रखना है। प्रश्न कैसे आएंगे वो भी मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। अब फटाफट हो जाएगा, ये अधिनियम बहुत ज्यादा नहीं है। बात करते हैं हम धारा 4 कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड। आपको कोई ये प्रश्न आए कि कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड कौन सी धारा में दी गई है ना, तो ये भी आप बहुत आसानी से बता देंगे, जो कि अगले लेक्चर में आपको मैं संपूर्ण रूप से एक एक धारा याद करवाऊंगा। देखो कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड, कॉमन सेंस लगाना, धारा 4 क्या बोल रहा है, इसलिए आप केवल अंदर की बातें समझना आप सिर्फ और सिर्फ, है ना, क्योंकि किसमें क्या है वो अपन आगे देखेंगे। कर्तव्य की उपेक्षा मतलब एक कोई लोक सेवक है ना, सरकारी अधिकारी है, वो उसकी अपनी कोई ना कोई ड्यूटी होगी, और वो अगर ड्यूटी है और वो ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता है तो उसको सजा दी जाएगी। कैसे, तो कोई सरकारी कर्मचारी, क्या बोल रहा है देखो बहुत आसान है, कोई सरकारी कर्मचारी एसटी एससी का सदस्य नहीं है ना, वो सरकारी कर्मचारी भी एसटी एससी का नहीं होना चाहिए, और अब उसकी जो ड्यूटी है उसके जानबूझकर सही तरीके से पूरा नहीं करता है ना, जो कि अधिनियम बोलता है कि सही तरीके से करना चाहिए, तो फिर ऐसा व्यक्ति दंडनीय होगा। उसके लिए उसे बोला है कम से कम 6 महीने और अधिकतम 1 वर्ष तक का क्या हो जाएगा, कारावास। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें बोल दिया गया है 301 में लोक सेवक के लिए कोई ऐसा अपराध करता है तो 1 वर्ष, यहां पर बोल दिया है कर्तव्य नहीं करता है ठीक से तो 6 महीने 1 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, इस संदर्भ में सेक्शन 4(2) के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्यों का क्या दिया गया है, उल्लेख किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि सरकारी कर्मचारियों के कर्तव्य कौन सी धारा में परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, बताए गए हैं, तो धारा 4(2) में, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो धारा 4 में क्या याद रखना है, रिपीट करता हूं, एक ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो एसटी एससी का नहीं है और एसटी एससी के विरुद्ध एक ऐसा काम करता है जो उससे एक्सपेक्ट नहीं करता है, कोई अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है, जो उसको काम दिए गए थे जानबूझकर वो काम नहीं करता है जिससे एसटी एससी के सदस्य को नुकसान हो, तो ऐसे लोक सेवक को क्या होगा, पनिशेबल, वो लोक सेवक पनिशेबल होगा 6 महीने से 1 वर्ष तक, जो भी उसको सजा दी जा सकती है। पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। अब समझना क्या बोल रहा है, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति ने एक बार अपराध कर दिया, उसको सजा मिल गई, लेकिन वो कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तो वो धारा 5 में बोला गया है, यदि कोई व्यक्ति जो पहले से इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है और वह बाद में फिर से किसी अन्य अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे और अधिक कठिन दंड दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष की कारावास और सजा या उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड तक बढ़ाया जा सकता है। तो बस इस धारा 5 में क्या बोला गया है
कि एक व्यक्ति जिसने अपराध पहले किया है लेकिन वो बाद में फिर से कोई अपराध कर देता है, थोड़ा सा और कठिन दंड दिया जाएगा। पहले वाले अपराध के लिए तो जो सजा है वो दी जाएगी, लेकिन दूसरे अपराध के लिए मिनिमम 1 वर्ष हो जाएगी। पहले देख रहे थे अपन 6 महीने कम से कम, लेकिन यहाँ पर अब कठोर हो गया है, कम से कम 1 वर्ष, और जो भी अपराध किया हो उस अनुसार उसको अधिकतम जो उसमें प्रावधानित है उस प्रकार से सजा दे दी जाएगी। ठीक है, अब यहां तक देखें 3 से लेकर 5 तक में अब दंड के प्रावधान अब हमारे खत्म हो जाते हैं, है ना। इसके आगे फिर आपको दंड नहीं देखने को मिलेगा, और यहां तक बहुत आसानी से मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बात करते हैं धारा 7, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापहरण, मतलब फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्सन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन पर्संस। क्या बोल रहा है, बहुत आसान है, बस नाम से पता चल जाता है। मतलब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है और उस अपराध में उसने किसी भी प्रकार की संपत्ति का यूज किया है, मतलब कि भैया किसी बाइक का यूज किया है, इधर से उधर ले जाने लाने में चाकू का यूज किया है, या फिर किसी घर का संपत्ति का यूज किया है किसी व्यक्ति को ठहराने के लिए, छुपाने के लिए, तो ऐसी व्यक्ति का समापहरण करना, मतलब वो संपत्ति का जब्त करना, वो यहाँ पर कह रहा है। चाहे वो जंगम हो चाहे स्थावर हो। जंगम स्थावर का मतलब मूवेबल या इमूवेबल। घर जो है मूवेबल नहीं होता, इमूवेबल होता है, बाइक मूवेबल होती है, तो ऐसे सभी संपत्ति का। तो क्या बोल रहा है, इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो विशेष न्यायालय आदेश देगा कि उसकी संपत्ति चाहे वह चल हो या अचल हो, है ना, जो उस अपराध में उपयोग की गई थी वो उसकी क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है ना, आरोप है केवल, वो उसका मामला अदालत में अभी ट्रायल चल रहा है, विचाराधीन है, सजा नहीं हुई है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि उसकी संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर ले, और यदि बाद में व्यक्ति दोष सिद्ध होता है तो उसकी जब्त की गई संपत्ति द्वारा जुर्माने की वसूली भी की जाएगी। मैंने 2 कंडीशन दी गई है इसमें कि एक तो ट्रायल चलता है शुरुआत में तो संपत्ति को जब्त कर लो तब तक, और अगर दोष सिद्ध नहीं ठहराते हैं तो वो सही निकलता है तो उसकी संपत्ति वापस दे दो, लेकिन दोष सिद्ध ठहरता है तो जो भी संपत्ति उसकी जब्त की गई है उससे बेच के या किसी भी प्रकार से जुर्माना वसूल किया जाए। इस प्रकार की बात यहाँ पर की गई है। तो समझ गए कतिपय व्यक्ति की संपत्तियों का समापहरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपराधों के बारे में उपधारणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार से किसी अपराध की उपधारणा, किसी अपराध के बारे में एजम्पशन कैसे लगाएंगे धारा 8 के अंतर्गत। बहुत आसान है, ये कॉमन सेंस वाली धारा है। देखिए क्या बोल रहा है, इस अध्याय के अंतर्गत किसी अपराध के मुकदमे में यदि निम्नलिखित बातें सिद्ध हो जाती है तो विशेष न्यायालय कुछ बातों को स्वतः मान लेगा जब तक इसके विपरीत सिद्ध ना हो जाए। कैसे, समझो। यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त ने किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस अध्याय के अंतर्गत अपराध करने का अभियुक्त है या जिसके विरुद्ध ऐसा करने का संदेह है तो किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की थी या उससे संबंधित सहयोग दिया था, तो यह माना जाएगा कि उसने अपराध में उकसावा या सहायता की थी जब तक कि इसके विपरीत सिद्ध ना हो जाए। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने क्या करा, इस अध्याय के मतलब अभी अध्याय 1 ही चल रहा है ना, तो जो भी अत्याचार किए थे उस व्यक्ति ने, अपराध किए थे, उसमें क्या क्या करा उसने, है ना, वित्तीय सहायता, पैसा दिया, सहयोग किया किसी भी प्रकार से, है ना, उकसाया या सहायता दी। तो ऐसा बोल रहा है यहां पर कि जब तक कि न्यायालय उसको सिद्ध ना कर दे कि नहीं ये गलत अभियुक्त था, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो जब तक न्यायालय सिद्ध ना कर दे तब तक उसको दोषी ही ठहराया जाएगा। कुल मिलाके एक व्यक्ति जिसने ये सब काम किया है जब तक वो दोष रहित ना हो जाए कोर्ट से तब तक उसको अपराधी ही माना जाएगा। नीचे क्या बोल रहा है, किसी समूह के द्वारा ये काम किया गया है ना, कोई अपराध किया है जो भूमि या किसी अन्य विषय से पहले से चल रहे विवाद का परिणाम है, तो यह माना जाएगा कि अपराध सामान्य उद्देश्य या सामान्य मंशा, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट के पूरा करने के लिए की गई थी। तो यहां पर प्रश्न आ सकता है कि सामान्य उद्देश्य या सामान्य मंशा
किसमें डिफाइन की गई है या किसमें इसका प्रावधान किया गया है, तो धारा 8 में किया गया है प्रावधान, है ना। बहुत सिंपल है। एक और क्या बोल रहा है, यदि यह सिद्ध होता है कि अभियुक्त को पीड़ित या उसके परिवार के व्यक्तिगत ज्ञान था, तो यह माना जाएगा कि अभियुक्त पीड़ित की जाति या जनजाति की पहचान से अवगत था, जब तक कि वह इसका विपरीत प्रमाण प्रस्तुत ना कर दे। सिंपल सी बात यहां पर क्या बोली गई है उपधारणा में, कि ए जो व्यक्ति है वो जब तक दोष सिद्ध होता है या नहीं होता है, ठीक है, तब तक उसको अपराधी ही माना जाएगा। अगर दोष रहित है, मतलब अगर मामला चल रहा है और कोर्ट ने बोल दिया नहीं ये भैया ये सही व्यक्ति है, इसने कोई दोष नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर तो वो फ्री हो ही जाएगा। लेकिन जब तक वो दोष उस पर सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे अपराधी ही माना जाएगा। समूह के रूप में, सामान्य उद्देश्य, सामान्य मंशा के रूप में माना जाएगा, और व्यक्ति के रूप में तो फिर मैंने आपको बता ही दिया है। ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। नाम से और काम से ही आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या बोला गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि विशेष न्यायालय को किसी शिकायत या पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति एसटी या शेड्यूल्ड क्षेत्र या शेड्यूल्ड एरियाज के अंतर्गत, जो कि 244 में है, ये मैंने आपको पेशा अधिनियम में बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। 244 के अंतर्गत भाग 5 और भाग 6 है, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 6 में और 5 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ऐसे क्षेत्र पहचाने गए हैं। किसी क्षेत्र में इस अधिनियम के अध्याय 2 के अंतर्गत कोई अपराध करने की संभावना रखता है, तो न्यायालय एक लिखित आदेश के माध्यम से उस व्यक्ति को निर्देश देगा। क्या मतलब है इसका? सीधा सा मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति, देख लो, ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। मतलब अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित, मतलब शेड्यूल्ड एरियाज जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती है, जो कि 244 के अंतर्गत डिफाइन किए गए हैं शेड्यूल्ड एरियाज, ऐसे क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जाता है और जाने के बाद उसके अपराध करने की संभावना भी है, तो ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाया जाने का प्रावधान किया गया है। तो उस क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने के लिए उसको कहा जाएगा, कौन? विशेष न्यायालय बोलेगा, है ना। निर्धारित मार्ग और समय के भीतर और आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक, जो अधिकतम 3 वर्ष तक की हो सकती है, वापस नहीं आने का बोलेगी। ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, विशेष न्यायालय को उपधारा 1 के अंतर्गत जारी आदेश के साथ साथ उस व्यक्ति को यह सूचित करना होगा कि आदेश किन कारणों के आधार पर दिया गया है। समझाता हूं भी, विशेष न्यायालय उस आदेश को या तो रद्द कर सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है ना। और यदि आदेश के विरुद्ध व्यक्ति स्वयं से कोई प्रस्तुतिकरण 30 दिनों के भीतर करता है, तो न्यायालय को ऐसे कारण को लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक होगा, है ना। तो वही बात बोल दी गई है कि एक अनुसूचित क्षेत्र है, 244 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एक व्यक्ति है, इसके ये यहाँ पर आया है और यहाँ पर इसके अपराध किए जाने की संभावना है, तो विशेष न्यायालय बोल देगी भैया तू इस रास्ते से इतने दिन के भीतर यहां से चले जा, और अधिकतम 3 वर्ष बोला है तो 1 साल तक मत आना, 2 साल तक मत आना, 3 साल तक मत आना, ये बोला गया है। साथ ही साथ विशेष न्यायालय को ये भी बताना पड़ेगा, उस व्यक्ति को कारण बताना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। सीधा सीधा आदेश नहीं दे सकती, कारण भी बताना पड़ेगा, है ना। बाद में विशेष न्यायालय चाहे तो उस आदेश को खत्म भी कर सकती है, संशोधन भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है ना। यदि आदेश के विरुद्ध व्यक्ति स्वयं या उसकी ओर से कोई प्रस्तुतिकरण 30 दिन के भीतर करता है, तो कब संशोधन या रद्द कर सकती है? जब वह व्यक्ति जिसके खिलाफ ऐसा आदेश पारित किया गया है वो प्रस्तुत कर दे कि नहीं मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। तो बस इतनी सी बात यहाँ पर बोला है, ऐसे व्यक्ति का हटाया जाना जिसके अपराध किए जाने की संभावना है, ठीक है। आगे बोल रहा है, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया। मतलब इससे पहले की धारा में क्या बोला? इससे पहले की धारा में ये बोला था कि भैया अपराध किए जाने की संभावना है तो इसको हटा दो, लेकिन धारा क्या बोल रही है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको हटाने की बात कही गई थी वो वहां से नहीं हटता है या फिर हट जाता है और वापस आता है, तो फिर क्या किया जाए? सिंपल सी बात यहां पर बोली गई है। जैसे आदेश में बोल दिया गया कि 2 साल तक मत आना, ठीक है, और इतने दिन के भीतर हट जाओ, 10 दिन के भीतर निकल जाना, तो वो या तो 10 दिन के अंदर नहीं हटता है या 2 साल से पहले वापस आ जाता है,
तो फिर क्या प्रक्रिया होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 10 के अंतर्गत किसी क्षेत्र से बाहर जाने का आदेश दिया, लेकिन वो या तो वहां से हटा नहीं या वापस आ गया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, बस इतनी सी बात बोल रहा है कि विशेष न्यायालय क्या बोलेगी कि उसको गिरफ्तार कर लो, है ना, और गिरफ्तार करने के बाद उसे उस क्षेत्र से बाहर कर दो, है ना, ये बात बोली गई है। विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध धारा 10 के अंतर्गत आदेश जारी किया गया था, लिखित आदेश द्वारा उस क्षेत्र में अस्थायी अवधि के लिए लौटने की अनुमति दे सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब वो शर्तें डिफाइन होगी कि कैसे शर्त होना चाहिए, है ना। बस इतनी सी बात यहां से बोली गई है कि नहीं हटता है तो उसको गिरफ्तार करके दूसरे क्षेत्र में ले जाओ, या फिर अगर वापस आता है तो वहां पर भी यही बात बोली है कि गिरफ्तार करके हटा दो। ठीक, विशेष न्यायालय किसी भी समय दी गई इस अनुमति को रद्द कर सकता है, सिंपल सी बात है ना। जिस व्यक्ति को अनुमति दी गई है वह अस्थायी रूप से इस क्षेत्र में लौटे, उसे न्यायालय द्वारा दी गई सभी शर्तों का पालन करना होगा। जैसे न्यायालय बोल दे कि हाँ, अगर उसको कुछ कारण से वहां पर आना है तो आने के लिए उसको फिर विशेष न्यायालय की क्या करनी पड़ेगी, जो भी उन्होंने बातें बताई गई है उसको फॉलो करना होगा, है ना। और फिर जो भी अवधि उसकी अस्थायी न्यायालय ने बोला कि 15 दिन के लिए रहना, तो 15 दिन में फिर उसे हटना पड़ेगा वहां से, और फिर वापस नहीं आ सकता जब तक कि उसकी अधिकतम अवधि खत्म ना हो जाए। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करता है, समय पर क्षेत्र से बाहर नहीं जाता है या बिना अनुमति के वापस आ जाता है, तो फिर पुलिस हिरासत में उसको लिया जाएगा और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जो कि विशेष न्यायालय उसको बताए। ठीक है, बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों को जिनके विरुद्ध धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है माप और फोटो लेना। मतलब 10 में क्या है, 10 में सीधा सीधा बोला गया है कुछ व्यक्ति को जिसके अपराध किए जाने की संभावना है उसको उस क्षेत्र से हटाना, तो ऐसे व्यक्ति का माप और फोटो लेने का प्रावधान किया गया है। सीधा प्रश्न आ सकता है कि धारा 10 के अधीन अपराध किए जाने की संभावना करने वाले व्यक्ति के माप और फोटो किस धारा के तहत ली जा सकती है, तो वो धारा 10 के तहत ली जा सकती है। बस इतनी सी बात याद रखो और इसमें आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस माप और फोटो लेना है, दैट्स ऑल, खत्म बात, है ना। मत पढ़ो अंदर, क्योंकि ये लिखा हुआ है। देखो धारा 10 के अधीन कोई आदेश जारी किया गया है, विशेष न्यायालय द्वारा आवश्यक समझा जाए तो अनुमति देनी होगी कि उसकी माप जो है कोई पुलिस अधिकारी ले ले, माप और फोटो भी ले सकता है। अच्छा, अगर वो मना करे तो जबरदस्ती लेना पड़ेगा, ये भी स्वाभाविक सी बात है ना। अगर मना करता है तो उसको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 146 के 86 के अंतर्गत क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। ये लॉ वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बाकी के लिए एमपीपीएससी इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। अब मान लो कि आदेश रद्द कर दिया गया ऐसा, तो उसके जो माप और फोटो लिए गए थे उसको भी क्या कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा नेगेटिव्स के साथ साथ। दैट्स ऑल। बात करते हैं धारा 10 के अधीन आदेश के अनुपालन के लिए क्या करी जा सकती है, शास्ति। यहां पर शास्ति का मतलब क्या होता है, पेनल्टी। तो क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति धारा 10 के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा, पेनल्टी लगेगी उसको। मतलब धारा 10 में बोल दिया था कि भाई हट जाओ, नहीं हटे, है ना, तो फिर उसको पेनल्टी मिलेगी जो कि 1 वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। ये प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि धारा 10 का पालन नहीं करने वाले व्यक्ति को कितनी सजा दी जाएगी, तो 1 वर्ष और जुर्माना। सीधी सीधी स्पष्ट बात बोली गई है, 1 वर्ष तक की बात है, याद रखिएगा, 1 वर्ष नहीं, 1 वर्ष तक की बात। तो धारा 10 के लिए भी पेनल्टी दी गई है। समझ गए ना, धारा 10 का मतलब क्या है कि अपराध किए जाने की संभावना वाले व्यक्ति को हटाया जाना, लेकिन वो नहीं हटता है, वापस आता है, तो फिर इसके अंतर्गत पेनल्टी भी लगेगी। बात करते हैं धारा 14 विशेष न्यायालय, 1000 करोड़ स्टार यहां पर लगा लेना। सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय का प्रावधान किस धारा के तहत है, गठन का प्रावधान, तो धारा 14 के तहत है। ठीक है, अब कैसे होगा तो ये याद रखना है। पहली बात तो यही पूछ ली जाएगी। दूसरी बात, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध हुए हैं अत्याचार के, है ना, उनके मामले तो जाएंगे ही जाएंगे। अब जाएंगे तो उनके मामलों का शीघ्र निपटारा करना रहेगा। उस शीघ्र निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान किया गया है। अब देखो, मैंने बताया कि आपको
संशोधन हुए थे। तो पहले विशेष न्यायालय था, अब विशिष्ट विशेष न्यायालय भी आ गए हैं, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स भी आ गए हैं। तो विशेष न्यायालय पहले से ही 14 में थी, इसी के अंतर्गत एक और धारा जोड़ दी गई 14A, और उसमें विशिष्ट विशेष न्यायालय का प्रावधान कर दिया गया है ना। तो क्या बोल रहे हैं, राज्य सरकार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, है ना, अधिसूचना जारी करके किसी भी जिले में, एक या अधिक जिलों में विशिष्ट विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान यहां पर किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। पहली बात तो ये पूछ ली जाएगी, है ना, धारा कौन सी और किसकी सहमति से हो सकती है, कौन गठन कर सकता है। तो याद रखना, स्थापित कौन कर सकता है, राज्य सरकार स्थापित कर सकती है। पहली चीज, किसकी सहमति से, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो, या फिर कोई भी राज्य हो जहां पर लागू हो, वहां पर उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या उसकी सहमति से क्या किया जाएगा, विशिष्ट विशेष न्यायालय की स्थापना कर दी जाएगी। परंतु जिन जिलों में इस अधिनियम के अंतर्गत मामलों की संख्या कम है, जहां राज्य सरकार मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है ना। और इसमें और क्या बोल रहा है, साथ ही ऐसे स्थापित निर्दिष्ट न्यायालय को अधिकार होगा कि वे इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का संज्ञान ले सके, है ना, यानी वे बिना पूर्ववर्ती मजिस्ट्रेटिक प्रक्रिया के सीधे मामले सुन सकते हैं। अभी समझा दूंगा, कुछ भी ऐसी काम हो तो देख लेते हैं। राज्य सरकार का कर्तव्य होगा कि वह पर्याप्त संख्या में न्यायालय स्थापित करे, है ना, मामलों का निपटारा हो लगभग यथासंभव 2 महीने की अवधि में किया जा सके। हर मुकदमे में, चाहे वो विशेष न्यायालय में हो या विशिष्ट विशेष न्यायालय में है, कार्रवाई प्रतिदिन हो, है ना, जब तक कि उपस्थित सभी गवाहों की जांच न हो जाए। केवल विशेष परिस्थिति में यदि न्यायालय उचित कारणों के लिखित रूप में दर्ज करे तो मुकदमे को अगले दिन से आगे स्थगित कर सकता है। प्रावधान, यदि मुकदमा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध से संबंधित है तो उसका निपटारा 2 महीने की अवधि में आरोप पत्र दाखिल किए जाने की तारीख से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर बस इतनी सी बात है। विशेष एक सेकंड, हाँ, विशेष न्यायालय और विशिष्ट विशेष न्यायालय, यहाँ पर 14 है, मैंने गलती से बोल दिया था, इसको ध्यान मत रखिएगा। क्या बोल रहा है धारा 14, धारा 14 के अंतर्गत ही विशिष्ट विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय के प्रावधान किया गया है। पहला प्रश्न तो ये आ जाएगा, है ना, क्या कि कौन सी, इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत विशिष्ट न्यायालय, विशिष्ट विशेष न्यायालय और विशेष न्यायालय का प्रावधान है। तो 14 कौन स्थापित करेगा, राज्य सरकार स्थापित करेगी। किसकी सहमति से, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से स्थापित करेगी। 2 बात, 3 बात हो गई। दूसरी बात, इन मामलों का निपटारा कितने महीनों के अंदर किया जाना चाहिए, 2 महीने के अंदर अंदर लगभग कर दिया जाना चाहिए, यथासंभव कोशिश की जाएगी। क्लियर है। जहां पर संख्या बहुत ज्यादा है वहां पर विशिष्ट विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी, लेकिन अगर संख्या कम है तो आपने देखा होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, हाईकोर्ट के नीचे सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, तो सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है, ताकि अपराध का विचारण, ट्रायल जल्दी हो सके। अब अलग से विशेष न्यायालय तो बनाई नहीं जाएगी, जो भी राज्य में सत्र न्यायालय होगी, सेशन कोर्ट होगी, उसको विशेष न्यायालय इस अपराध के ट्रायल के लिए बना दिया जाएगा। खत्म बात, और कुछ नहीं है। क्लियर। हम बात करते हैं अपील, जो कि 14A में है। अब यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं तो मैं आपको बता देता हूं। मान लो कि धारा 14 के अंतर्गत कोई अपील, कोई ट्रायल चल रहा है ना, और ट्रायल चलने के बाद कोई सजा हुई है, कोई आदेश दिया है विशिष्ट विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय ने, तो उस आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति धारा 14A के तहत कहां अपील कर सकता है, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत अपील कर सकता है। बस इतनी सी बात याद रखो आप, है ना। क्या लिखा है, किसी विशेष न्यायालय या विशिष्ट न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट है ना, तो वो क्या कर सकता है, कानूनी आधार पर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 378 की उपधारा में कही गई किसी भी बात के बावजूद विशेष न्यायालय, विशिष्ट विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने या जमानत इंकार करने के आदेश के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ये सब इतनी सारी बातें याद नहीं रखना है, आप तो सीधा सीधा बात याद रखो, अपील चाहे वो आदेश से व्यथित हो, जमानत के संबंध में हो, किसी भी रूप में हो, अपील की जा सकती है उच्च न्यायालय में। वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कहीं किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अंतर्गत की जाने वाली हर अपील को निर्णय, सजा या आदेश की तिथि से 90 दिन के भीतर दायर किया जाना चाहिए। 2 ही बात आपको ध्यान रखनी है, 3 बात
अपील जो है 14A के तहत की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, कहाँ की जाएगी? उच्च न्यायालय के लिए की जाएगी, उच्च न्यायालय में की जाएगी, चाहे जमानत से रिलेटेड हो या अन्य चीजों से रिलेटेड हो, है ना, एक बार पढ़ लेना आप। तीसरी बात क्या बोलनी चाहिए कि वो जो अपील की जाएगी, वो अपील जो भी विशिष्ट या विशेष न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया है किसी भी रूप में, उस आदेश के जारी होने के 90 दिन के भीतर यहां पर आदेश निकलना, अपील की जानी चाहिए, वरना फिर नहीं हो सकता। बस 3 बातें आपको ध्यान रखनी, सब छोड़ देना, है ना। फिर यहां पर बस इतनी सी बात बोली है कि 90 दिन तो है ना, 90 दिन तो है, लेकिन मान लो कि उच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ गई थी उस व्यक्ति को अपील करने के लिए कि वो 90 दिन के भीतर नहीं कर सका, तो वो उसको थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकता है उस अपील को, लेकिन कोई भी अपील 180 दिन के बाद फिर नहीं स्वीकार की जा सकती है। तो 90 दिन का शुरुआती प्रावधान तो है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसको 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, 180 फिर मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। चलिए, हाँ, आगे क्या बोल रहा है कि हर अपील का निपटारा 3 माह की अवधि में हो जाना चाहिए। बस, तो एक बार और हम देख लेते हैं अपील में क्या क्या बात बोली गई है 14A के अंतर्गत। तो 14A के अंतर्गत बोला है विशेष और विशिष्ट न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है। पहली बात तो ये बोल दी गई है ना। फिर यथासंभव 2 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? निपटारा होना चाहिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, कहाँ लिखा है? तो आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, विशेष न्यायालय विषय द्वारा जमानत इनकार करने आदेश के विरुद्ध भी की जा सकती है। हर अपील का निर्णय, हाँ, ये 2 महीने नहीं, वो तो 90 दिन है, मैंने पिछली वाला बोल दिया। हाँ, तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है ना, 90 दिन के अंदर अपील की जा सकती है, जो कि अधिकतम 180 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। और इस अपील से रिलेटेड जो निर्णय है वो 3 महीने के अंदर दिया जाना चाहिए। खत्म हो गई बात, और कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। विशेष लोक अभियोजक, अब स्वाभाविक सी बात है, विशेष लोक अभियोजक का मतलब क्या होता है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब सीधी सी बात याद रखो, सरकारी वकील। सीधा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस अधिनियम की कौन सी धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो 15वीं धारा में। पहला प्रश्न तो ये आएगा। दूसरी बात, क्या बोला गया है कि किसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है? तो याद रखना है आपको, एक वकील के रूप में कार्य करने का उसका कम से कम एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? 7 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 7 वर्ष या उससे अधिक। तो ऐसे व्यक्ति को ही विशेष लोक अभियोजक बनाया जा सकता है। कौन बना सकता है? तो भैया, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार को राज्य पत्र जारी कर एक लोक अभियोजक क्या करना होगा? निर्दिष्ट करना होगा, नियुक्त करना होगा, जो 7 वर्ष से अधिक से कम समय में अधिवक्ता नहीं रहा हो और किसी न्यायालय में संचालित करने हेतु विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करना होगा। मतलब सीधी सी बात समझ गए कि याद रखना है, राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है, हर विशेष न्यायालय के लिए नियुक्त करेगी, साथ ही साथ 7 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए उसका एक्सपीरियंस, तो ही वो विशेष लोक अभियोजक बन पाएगा। प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए भी सेम टू सेम काम होगा, अलग कुछ नहीं होगा, है ना। तो 3 बात यहां पर याद रखें और कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बात करते हैं 15A, पीड़ितों और गवाहों के अधिकार। इसमें कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप इतनी बात याद रखो कि पीड़ितों और गवाहों के अधिकार कौन कौन से होंगे, है ना, वो आपको 15A में देखना है। याद रखिएगा, सिविल जज वालों के लिए तो सब कुछ पढ़ना बहुत आवश्यक है, मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूं। हाँ, कौन सी धारा में क्या दिया गया है वो तो कोई भी याद नहीं कर पाता है, तो उसके लिए फिर अलग से आपको कोरिलेशन वाली क्लास देखनी है, क्योंकि ये तो समझ के कर लोगे, वो याद नहीं रहने वाला है ना। तो बस इतना याद रखना। 16, राज्य सरकार की सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति। सीधा प्रश्न आएगा कि इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति किसकी होगी? सीधा स्पष्ट उत्तर लिख देना, राज्य सरकार। कुछ भी मत करना। कौन सी धारा के तहत अधिकार होगा राज्य सरकार को? तो धारा 16 के तहत होगा, बस, और कुछ नहीं, है ना। अब किसके अधीन होगा? तो अत्याचार
या उस क्षेत्र या समुदाय पर सरकारी सामूहिक जुर्माना लगा सकती है। तो सामूहिक जुर्माने का मतलब ये है कि किसी समूह के द्वारा कोई अपराध किया गया है संबंधित क्षेत्र में, तो सामूहिक जुर्माना लग जाएगा। खत्म, और कुछ भी याद नहीं रखना है। बात करते हैं विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई। यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न थोड़े से महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ये नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सी ये विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई कौन सी धारा में। इसमें 1-2 बातें अंदर की है जो कि आपको ध्यान रखना है, हर एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। क्या बोल रहा है विधि और व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्रवाई? मतलब कानून और व्यवस्था कौन बना के रखती है? पुलिस बना के रखती है, न्यायालय बना के रखती है, सरकार बना के रखती है। तो वो ऐसे क्या काम करे जिससे यह अपराध अत्याचार ना हो पाए, है ना। यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, किसी उपखंड मजिस्ट्रेट मतलब सब डिविजनल, कोई जिला मजिस्ट्रेट हो या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हो, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी से नीचे की रैंक का अधिकारी नहीं हो, तो ये याद रखना, यही प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं? जज के लिए डीएम, ठीक है, एसडीएम या फिर कोई भी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम और अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट याद रखना है। ये तो फिर भी नहीं आएगा, चलो ठीक है, लेकिन यहां पर डीएसपी से नीचे की रैंक का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। इतनी बात इसमें याद रख लेना, बाकी तो कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ऐसे लोगों को अगर लगता है कि कुछ व्यक्ति जो एसटी एससी के नहीं है ना, वो किसी क्षेत्र में बार बार आ रहे हैं, उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को वहां से हटाया जा सकता है और उस एरिया को क्या कर सकते हैं? अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। मतलब कि वो एरिया अत्याचार से संभावित क्षेत्र है। तो प्रश्न क्या आएगा कि निम्नलिखित में से किसे अत्याचार प्रवण क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है? तो डीएसपी से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर का ही कोई होना चाहिए, और या फिर डीएम, एसडीएम, अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है, और छोड़ दो बाकी। बात करते हैं अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति को संहिता की धारा 438 का लागू ना होना, है ना, बस, और कुछ भी नहीं है। अग्रिम जमानत आप समझते हो, एंटीसिपेटरी बेल। कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि यार मेरे को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो पहले से ही कोर्ट में जाके पहले से ही बेल ले लेता है, जिसको हम अग्रिम जमानत बोलते हैं, है ना। तो 438 यहाँ पर संहिता का मतलब क्या है? तो भारतीय दंड संहिता, उसमें कई सारी धाराएं और उसी के तहत सजाएं मिलती है। तो इस भारतीय दंड संहिता की 438 धारा क्या बोलती है? वो बोलती है अग्रिम जमानत, कि कोई व्यक्ति कोर्ट में जाके अग्रिम जमानत, पहले से जमानत ले सकता है ताकि वो बच सके। अब ये अधिनियम क्या बोल रहा है कि 438 लागू नहीं होगी। मतलब इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई भी अत्याचार, कोई भी अपराध जो है, उसके लिए किसी भी प्रकार से अग्रिम जमानत नहीं ली जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। यही मतलब है कि 438 का लागू ना होना। 438 का लागू ना होना मतलब अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान इस अधिनियम के अत्याचार के अपराध के लिए नहीं है। आप पढ़ोगे तो यही सब यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर बात? चलिए, मतलब पुलिस उसे क्या कर लेगी? सीधा गिरफ्तार कर सकती है, वो पहले से जमानत लेने नहीं जा सकता है। तो ये है 438 का लागू ना होना, मतलब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करते हैं। 18A, किसी पूछताछ या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं, है ना। इस धारा पे बहुत वाद विवाद भी हुआ था, है ना, और ऐसा स्टडी में भी आया है कि कई अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य फायदा उठाने के लिए लोगों पर गलत केस फाइल करते हैं, लागू करते हैं, और ये धारा फिर ऐसे लोगों को बचा नहीं पाती है, क्योंकि ये धारा क्या बोल रही है, अभी अभी ऐड करा है, इसलिए देखो ए लिखा है ना, मतलब संशोधित रूप में ये ऐड हुआ है। 18A, किसी पूछताछ या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। मतलब किसी एसटी एससी के व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है, तो उससे पूछताछ भी नहीं लीजिए, उससे पूछताछ छोड़ो, कुछ नहीं, ना कि किसी और कोई व्यक्ति जो छोटी रैंक का अधिकारी है उसको किसी बड़े व्यक्ति से
अनुमोदन या स्वीकृति की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, सीधे गिरफ्तार कर लिया जाए। बस इतनी सी बात यहाँ पर बोली है ना। तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जानी है तो उसके लिए कोई प्रारंभिक जांच नहीं होगी, मतलब सीधा सीधा क्या कर दिया जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। क्योंकि एफआईआर दर्ज ऐसे ही नहीं होती है, पहले जांच होती है फिर एफआईआर होती है। तो पूछताछ कुछ नहीं, सीधा एफआईआर। अगली बात क्या बोली गई है, अगली बात यहां पर ये बोली है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन अधिकारी जो है, जो गिरफ्तार करेगा, जैसे कोई व्यक्ति को एसआई है, उसको ये मामला मिला है तो उसको किसी ऊपर के अधिकारी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे वो क्या कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है। हाँ, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438, ये अपने को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी बात यहां पर कही गई है। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। बात है इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंधों का लागू न होना, ये भी समझ लो। देखो धारा 438 जो कि मैंने आपको बताई थी संहिता की, क्या थी वो बोल रही थी कि अग्रिम जमानत यहां पर नहीं मिलेगी। संहिता की धारा 360 क्या बोलती है, संहिता की धारा 360 ये बोलती है कि पहली बार किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, ठीक है, या फिर उसने कोई छोटा मोटा अपराध किया है, तो उसको जेल भेजने की बजाय उसको सुधरने का मौका दे दिया जाए, ये 438 बोलती है। लेकिन इस अधिनियम में बोला गया है ये भी लागू नहीं होगा, मतलब ना तो उसको सुधरने का मौका दिया जाएगा, ना तो कुछ दिया जाएगा, सीधा सीधा उसको क्या कर दिया जाएगा, उस पर अपराध जो है मतलब ट्रायल चलाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष से कम है तो फिर तो उसको बाल सुधार गृह और यहाँ पर सभी चीजों में भेजेंगे, पॉक्सो एक्ट और ये सभी चीजें बाकी लगेंगी, है ना, बहुत सारी चीजें रहती है। पॉक्सो एक्ट तो खैर इससे अपन इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल हैरेसमेंट वाली भी बात यहाँ पर है। तो 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये शर्त यहाँ पर है। और 438 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम भी यही कहता है, लगभग इसी से रिलेटेड, अपने को इतना नहीं घुसना है। बस आप तो याद रखो 360 का लागू ना होना मतलब सीधा सीधा है कि उसे क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी, निश्चित दंड भुगतना ही होगा, कोई सुधार उधार का मौका नहीं मिलेगा इसमें। क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की राज्य सरकार का कर्तव्य, मतलब यह अधिनियम सही तरीके से चले और प्रॉपर वे में चले, ये कर्तव्य, ये ड्यूटी किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी। बात खत्म। बात करते हैं धारा 23, नियम बनाने की शक्ति, और 1000 करोड़ स्टार लगा लेना। यहां पर प्रश्न आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस अधिनियम के द्वारा किसे अधिकार होगा नियम बनाने का, रूल बनाने का। तो अब आप सोचो, ये केंद्रीय स्तर पर बनाया गया क्या है, अधिनियम है, इसलिए इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने की शक्ति किसकी होगी, केंद्र सरकार की होगी। और जो भी नियम रहेंगे वो संसद में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में उस सेशन में 30 दिन की अवधि में रखे जाएंगे। तो ये 30 दिन तो खैर नहीं ही पूछेगा, है ना, बट क्या करे, किस्मत ही खराब हो और पूछ ले तो 30 दिन आपको याद रखना है। मतलब वो जब भी कोई नियम बनता है तो फिर उस पर विचार विमर्श करने के लिए अगर केंद्र सरकार की बात करें तो संसद में, लोकसभा राज्यसभा के सामने रखना ही पड़ेगा। तो 30 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। अब वो 30 दिन की अवधि एक सत्र में हो जाए या लगातार 2 सत्र में हो जाए, मायने नहीं रखती है, 30 दिन की अवधि वहां पर होना चाहिए। किसको अधिकार है नियम बनाने का, तो केंद्र सरकार को यहाँ पर नियम बनाने का अधिकार है। और अंत में मैंने आपको बताया था कि 2 अनुसूचियां हैं इस एक्ट में, तो कौन कौन सी है, तो पहली अनुसूची केवल और केवल आईपीसी से संबंधित धाराएं बता रही है बस, और दूसरी अनुसूची में विशेष और विशिष्ट विशेष न्यायालय से संबंधित प्रावधान है ना, कि वो कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे। 3 बातों में कंफ्यूज नहीं रहना है कहीं भी किसी, जैसे मैं इसी का एग्जांपल देता हूं, अगर प्रश्न पूछा जाए विशिष्ट विशेष न्यायालय की परिभाषा किस में दी गई है, तो 2 के अंतर्गत होगी, है ना। गठन का प्रावधान किसे में है, तो 14 में है। अगर इससे रिलेटेड कुछ संबंधित प्रावधान है, इनके काम कैसे क्या करना है, तो दूसरी अनुसूची में दिए। बस इतनी सी बात में कंफ्यूज आपको नहीं रहना है। और इस प्रकार से हमारा होता है पूर्ण रूप से ST-SC एक्ट कंप्लीट। इसमें मैंने जितना बोला है, जैसे क्योंकि ये नोट्स जो है
आसान भाषा में दिए गए हैं। मतलब अगर आप सीधे सीधे इसके पीडीएफ, ऑफिशियल पीडीएफ जो इस एक्ट की है पढ़ने जाओगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। मैंने इन्हें बहुत ही आसान भाषा में लेकिन इन डिटेल आपको प्रोवाइड करवाया है। इस क्लास का फायदा क्या होगा? इस क्लास से आपको ये समझ में आ गया कि 3 और 3 1 और 3 2 को कैसे टैकल करना है, प्लस कौन सी धारा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं और उसको कितना शॉर्ट करके आपको लिखना है। ये आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला एक लेक्चर में इस पर लूंगा, आप उंगलियों पर उत्तर दे देंगे कि कौन सी धारा में क्या दिया गया है। उस लेक्चर में हम किसी भी प्रकार की अंदर की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर हमने लगभग सब कुछ निपटा लिया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।